के घर में खाने को कुछ नहीं बचा था, लोगों के पास कोई कमाई का साधन नहीं बचा था। महीना दो महीने लोगों ने पूरा साथ दिया, पूरे देश के लोगों ने साथ दिया और लॉकडाउन का समर्थन किया। अब लोग भी बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहे थे कि कब तक इसका वो करेंगे। तो अब सरकारों की जिम्मेदारी है कि एक तरफ लॉकडाउन खोलें ताकि लोगों की ज़िंदगियां चलना चालू हों, और दूसरी तरफ कोरोना होता है तो उसके लिए इंतजाम करें ताकि जिन लोगों को कोरोना होता है वो ठीक होकर घर चले जाएं। जी, हमने वही किया जो केंद्र सरकार के निर्देश थे। केंद्र सरकार के निर्देशों के 1% भी बाहर जाके नहीं किया, उल्टे जितना केंद्र सरकार ने कहा उससे 2% कम ही किया, ज़्यादा नहीं खोला। तो जैसे जैसे केंद्र सरकार आदेश देता जा रहा है वैसे वैसे जब केंद्र सरकार ने कहा ये लॉकडाउन करो तो हमने लॉकडाउन किया, जब केंद्र सरकार ने कहा अब इतना खोलो तो हमने उतना खोला। हम एज्यूम कर रहे हैं कि कोरोना एक नई बीमारी है, इस नई बीमारी के बारे में सब कुछ बहुत ज़्यादा नहीं पता। केंद्र सरकार के पास बहुत सारी एक्सपर्ट संस्थाएं हैं, तो केंद्र सरकार इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करके एक्सपर्ट से बात करके जो निर्णय ले रही है उसमें हम केंद्र सरकार का पूरी तरह से साथ दे रहे हैं। अच्छा, हमारा बॉर्डर सील करने का मकसद एक था कि दिल्ली के अंदर इस टाइम आप जैसे बार बार कह रही हैं कि मरीजों की संख्या बढ़ रही है, कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। इन कोरोना के केसेस का इलाज करने के लिए हमें दिल्ली के अस्पतालों की ज़रूरत है। अभी कोरोना के पहले तक, मार्च तक, दिल्ली के सारे अस्पतालों में देश से कोई भी आ जाए, कहीं से भी कोई भी मरीज आ जाए पूरे देश से, सबका इलाज किया जाता था। कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते थे कि ये दिल्ली का है, ये दिल्ली के बाहर का है। लेकिन और कोरोना के दौरान अब दिल्ली को अपने अस्पतालों की ज़रूरत है कि दिल्ली के अस्पतालों में अगर हमने दिल्ली के अस्पताल पूरे देश के लिए फिर से खोल दिए तो दिल्ली के अंदर बढ़ते हुए कोरोना के मरीजों का इंतजाम करने की व्यवस्था नहीं बचेगी, उनके लिए बेड नहीं बचेंगे, उनके लिए व्यवस्था नहीं बचेगी, तो दिल्ली वाले कहाँ जाएंगे। तो एक प्रश्न ये था कि भाई क्या दिल्ली के अस्पतालों को कोरोना के वक्त तक, मान लीजिए कोरोना 2 महीने चलता है, 3 महीने चलता है, जब तक कोरोना है, कोरोना के वक्त तक कम से कम दिल्ली के अस्पतालों को क्या दिल्ली के लिए इस्तेमाल किया जाए, ये प्रश्न हमने जनता के सामने रखा था। कल तक 7-7.5 लाख सुझाव भी आए हैं, उसको स्टडी कर रहे हैं, आज या कल में इसका निर्णय लेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी बॉर्डर भी खुलेंगे। मैं अभी जैसा मैंने कहा चारों तरफ से सुझाव आ रहे हैं, एक हमने एक्सपर्ट्स की, डॉक्टर्स की कमेटी भी बनाई थी, उनकी भी आज रिपोर्ट आएगी। लेकिन एक सुझाव जो आया जो मुझे अच्छा लगा, उसमें उन्होंने ये कहा भाई दिल्ली सरकार के जो अस्पताल है उसमें दिल्ली वालों के लिए रिजर्व होना चाहिए, और जो केंद्र सरकार के अस्पताल हैं उसको पूरे देश के लिए खोल दीजिए। ये ठीक ठाक लगा मैं, लेकिन अभी ये नहीं कह रहा कि ये निर्णय हो गया, बिकॉज निर्णय कई लोग मिलके लेंगे, मैं अकेला नहीं लेता निर्णय। लेकिन ये सुझाव एक अच्छा लगा, बैलेंस है एक तरह से, क्योंकि दिल्ली में 10,000 बेड दिल्ली सरकार के हैं, 10,000 बेड केंद्र सरकार के हैं। तो दिल्ली सरकार के 10,000 बेड दिल्ली वालों के लिए रख देते हैं, केंद्र सरकार के सब लोगों के लिए खोल देते हैं। नहीं, मुझे खुशी है आपने ये प्रश्न पूछा, ये क्लैरिफाई करना बहुत ज़रूरी है। पहली बार देश में तो क्या दुनिया के अंदर इस किस्म की ट्रांसपेरेंसी की पहल की गई है। पहली बार एक ऐप में हमने बता दिया कि इस अस्पताल में इतने बेड खाली हैं, इतने वेंटिलेटर खाली हैं। इससे इन लोगों की जो कुछ अस्पताल, जो बहुत सारे प्राइवेट अस्पताल सही हैं, कुछ अस्पताल हैं जो बदमाशी करना चाहते थे, उनकी बदमाशी ख़त्म हो गई है, उनकी ब्लैक ख़त्म हो गई है। पहले ये अस्पताल क्या करते थे, आप जाइए उनके पास, वो कहते थे बेड नहीं है, फिर जब आप गिड़गिड़ाते थे वो कहते थे 8 लाख रुपए रख दे। एक टीवी चैनल में, लाइव टीवी चैनल के डिबेट में मैंने देखा, एंकर ने एक अस्पताल को फ़ोन किया, अस्पताल ने कहा बेड नहीं है, एंकर गिड़गिड़ाया, तो अस्पताल ने कहा अच्छा ठीक है 8 लाख रुपए ले आओ, मैं तुमको बेड दे दूंगा। अब हमने ऐप में पहली बार ये डाला है कि इस अस्पताल में इतने बेड खाली हैं और इतने ये हैं। अब ये कुछ अस्पताल बदमाशी कर रहे हैं, अभी भी उनके बेड खाली हैं, लेकिन जब पेशेंट जाता है वो उसको मना कर रहे हैं। तो हमें 2-4 दिन और दीजिए। कल से मेरी पूरी टीम लगी हुई है, 2 ऑफिसर्स को हमने बिठाया हुआ है, एक अस्पताल के मालिक को बुलाया जा रहा है और उनसे पूछा जा रहा है कि आपने इसको शुरू किया कोविड पेशेंट्स को लेना, क्यों नहीं किया। जिनकी जेन्युइन ग्रीवेंसेज हैं उनकी ग्रीवेंसेज हम सॉल्व कर रहे हैं। हम कह रहे हैं पेशेंट्स तो लेने पड़ेंगे, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। अब आप बताइए, अगर आपकी कोई जेन्युइन ग्रीवेंसेज है जिसमें सरकार आपकी मदद कर सकती है, मदद करेंगे,
लेकिन आपको कोविड के पेशेंट्स को ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। कैसा कह रहा हूं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अस्पतालों को बनाया गया था जनता की सेवा करने के लिए, अस्पतालों को बनाया था जनता का ट्रीटमेंट करने के लिए। अस्पतालों को इसलिए नहीं बनाया गया था कि बैठ के बेड्स का ब्लैक मार्केटिंग करेंगे बेड्स की। वो खत्म हो जाएगी ना, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। अगर आपको मैंने कह दिया कि इस अस्पताल में इतने बेड हैं, मैंने ये भी कह दिया इस अस्पताल में अगर इतने बेड दिखा रहा है चले जाना, अगर वो आपको बेड ना दे वहीं रिसेप्शन पे बैठ के मेरी हेल्पलाइन पे फोन करना, मैं वहीं आपको बेड दिलाऊंगा। तो आप मुझे 2-4 दिन और दीजिए अनुराग। इन प्राइवेट अस्पतालों की, कुछ प्राइवेट अस्पतालों का जो ये माफिया बना हुआ था, इसको तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं मैं। इसमें बुरी तरह से रिएक्शन है कुछ अस्पतालों का। इनके कुछ अस्पताल तो ऐसे हैं जो अपने आप को कानून के ऊपर समझते हैं। उनके सभी पार्टियों के अंदर, पुरानी पार्टियों के अंदर उनके लिंक्स हैं, बड़े बड़े नेताओं से लिंक है, वो धमकियां देते हैं। इनकी सबकी धमकियां, जो अस्पताल है उनको जनता की सेवा करनी पड़ेगी, जनता का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। मेरे पास खुद मैं फोन उठाता हूँ रात भर बैठ के, जब मेरे पास फोन आते हैं, इसको वहां पे उस अस्पताल से मना कर दिया, इसको उस अस्पताल से मना कर दिया। मैं अभी नहीं चाहता कि मैं इसको भी कैंसिल कर दूं, अस्पताल का इस लाइसेंस का भी लाइसेंस कैंसिल कर दूं। एक बार बैठ के बात करते हैं सबके साथ, अलग अलग बात कर रहे हैं, अलग अलग मालिकों को बुला के अलग अलग 10-10, 15-15 मिनट हमारी टीम बात कर रही है। जैसे एक अस्पताल आया कल, उसने कहा जी मैं कैंसर अस्पताल हूं तो मेरे यहाँ मत कीजिए, मेरा दूसरा अस्पताल है, दोनों में मैं कोटा कर देता हूं। हम मान गए उसकी बात। एक और अस्पताल आया, उसने अपनी कोई जेन्युइन ग्रीवेंस बताई, उसकी भी मान गए। अगर आपकी कोई जेन्युइन ग्रीवेंस है, हम आपके साथ हैं। ट्रीटमेंट करना पड़ेगा आपको, किसी को ट्रीटमेंट के लिए आप मना नहीं कर सकते। ये जो चल रहा है पिछले 4-5 दिन से, जब से हमने ट्रांसपेरेंसी करी है, ये सारे छटपटा रहे हैं क्योंकि इनकी ब्लैक मार्केटिंग बंद हो गई है। कल ये आरोप लग रहा था कि टेस्टिंग हमने बंद कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। आज सुबह 5200 सैंपल्स आए हैं। डेली हम 5 से 5,500 के बीच में सैंपल उठाते हैं। आज भी 5200 सैंपल उठे हैं। हमने कहाँ टेस्टिंग कम की, हमने कहाँ टेस्टिंग बंद की। लेकिन अब आप ये बताइए कि मेरे पास 2 ऑप्शन है। एक मेरा मरीज है जो कि आईसीयू में है, सस्पेक्ट है, सीरियस हालत में है, और एक एसिम्टोमेटिक है, उसको बस थोड़ा सा वो है कि यार टेस्ट करा लेता हूँ, यार टेस्ट करा लेता हूँ। दोनों में से मेरे को किसका टेस्ट पहले करना चाहिए? जाहिर तौर पे मेरे को उनका टेस्ट करना चाहिए जो कि इस वक्त मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी है लोगों की जान बचाना। किसी भी हालत में लोगों की जान बचाना वो अपनी प्रायोरिटी है। किसी के शौकिया उसके लिए कि यार चलो एक बार ही देख लेते हैं कहीं अपने को हो तो नहीं गया। बहुत सारे लोग अभी से एक खौफ है लोगों के मन में, तो बहुत सारे लोग उस खौफ की वजह से टेस्ट करा रहे हैं। मतलब मैंने कहा कि तुम लोग घर जाओ और सारे आनंद विहार इकट्ठे हो गए, तो वो जो बॉम्बे में इकट्ठे हुए थे उनको भी मैंने कहा था, वो बैंगलोर में इकट्ठे हुए थे उनको भी मैंने कहा था, वो पूरे देश भर में जो इकट्ठे हुए थे उनको भी मैंने कहा था। कैसी बातें करते हैं ये लोग, उलट सुलट। ऐसे मौके पे कोरोना का जब महामारी फैली हुई है, ऐसे मौके पे भी ये लोग इतनी गंदी राजनीति चूक हुई है। हमें उनको भेजना ही था, अल्टीमेटली भी भेजा ही। 1 महीना पहले भेज देते, बेचारों को इतनी तकलीफ नहीं होती। उनके लिए 1 महीने बाद भी ट्रेन लगाई। अगर 1 महीने पहले भेज देते तो बेचारे इतने किलोमीटर चलना नहीं पड़ता बहुत सारे मजदूरों को जी। ज़रूरी नहीं है कि उसी को रिवर्स करना है। अपना अनलॉकिंग का पूरा सिस्टम अलग हो सकता है, लॉकिंग का सिस्टम अलग हो सकता है। दोनों का एक दूसरे से कोई ज़रूरी नहीं कि उसी सीरीज़ के अंदर खुलने की ज़रूरत है। लेकिन अब तो काफ़ी संख्या में माइग्रेंट्स अपने अपने घर चले गए हैं। काफ़ी ट्रेन्स लगा दी गई थी, काफ़ी इंतजाम किए गए थे। अब तो खोल दिया था, केंद्र सरकार ने भी, राज्य सरकारों ने भी काफ़ी खोल दिया था जी। दोनों चीज़ें हैं व्यापारियों के लिए। अगर तो अभी भी मार्केट खुल जाएं और सारे ग्राहक सामान लेने के लिए, अभी मार्केट तो खुल गए हैं, मार्केट खोल दिए गए हैं, लेकिन मार्केट में कोई भी ग्राहक नहीं दिखाई देता। पूरा दिन बैठे रहते हैं, कोई आता नहीं है, कुछ बिक नहीं रहा है माल उनका। तो एक वो समस्या है उनकी। और दूसरी समस्या ये है कि शॉर्ट टर्म में अगर उनको किसी तरह की केंद्र सरकार से मदद मिल जाती। आपने बिल्कुल सही कहा, ये 20 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज था ये मोस्टली रिफॉर्म ओरिएंटेड है और इसमें डायरेक्ट बेनिफिट किसी भी तबके को नहीं मिल रहा। तो अगर कुछ 50% डायरेक्ट बेनिफिट होता और 50% रिफॉर्म ओरिएंटेड होता तो शायद इस पैकेज को हमें कंप्लीट। मैं सहमत हूँ आपसे, केवल किराए का नहीं, बिजली की समस्या है, किराए की समस्या है, मैन पावर की समस्या है। हर व्यापारी की अपनी फिक्स्ड कॉस्ट्स होती हैं, माल बिके या ना बिके वो वाले खर्चे तो उसे करने हैं।
लेकिन अब 3 महीने से माल नहीं बिका, तो वो खर्चे बेचारा कहाँ से लाएगा। ऐसे समय में अगर अभी भी अगर उसकी सामान की बिक्री होना चालू हो जाए तो कम से कम उसको एक आशा की किरण नज़र आएगी। लेकिन अभी भी सामान की बिक्री उसकी चालू हुई नहीं है, इकनॉमी अभी भी पटरी पे आई नहीं है, अभी थोड़ा और समय लगेगा। ये सभी व्यापारियों के मन के अंदर अभी थोड़ी सी